हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने बात की थी अधिगम सिद्धांतों की सीरीज में थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। वहां हमने क्या जाना था कि किसी भी अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना जरूरी होता है, बिना उद्दीपक के कोई अनुक्रिया नहीं होती है। दोस्तों, उसी सीरीज में आगे हम बात करेंगे आज एक ऐसे सिद्धांत की जिसने थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया या फिर उसको उल्टा कर दिया। इस सिद्धांत ने क्या करा? थॉर्नडाइक कहते हैं कि उद्दीपक के कारण अनुक्रिया होती है, लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि अनुक्रिया उद्दीपक बन जाती है। तो उद्दीपक अनुक्रिया था हमारा SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स, और इसको बना दिया गया RS रेस्पॉन्स स्टिमुलस। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे स्किनर के नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत की, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत की, जहां पर स्किनर ने सिद्ध किया है कि व्यक्ति को जिस वातावरण में वह रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में वह रहता है, उस एटमॉस्फेयर में बाहरी उद्दीपकों के साथ वह अनुक्रियाएं करता रहता है, और वह जो अनुक्रियाएं करता है वो अनुक्रियाएं उसकी स्वैच्छिक होती हैं। उन स्वैच्छिक अनुक्रियाओं को करने के दौरान वह जो वातावरण में सक्रिय होता है तो उसके द्वारा वह स्वैच्छिक अनुक्रियाएं होती हैं, और इन स्वैच्छिक अनुक्रियाओं को करते हुए व्यक्ति सीखता है। अगर हम व्यवहार की बात करें या व्यक्ति की गतिविधियों की बात करें दोस्तों, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्वैच्छिक अनुक्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और दूसरी होती है अनैच्छिक अनुक्रियाएं। अनैच्छिक अनुक्रियाओं की बात करें तो जैसे मान लीजिए अचानक से हवा आई, हवा आते ही ऑटोमेटिकली हमारी आंखें बंद हो गई, आंधी आई आंखें बंद हो गई, तेज रोशनी हुई हमारी आंखें बंद हो गई। तो ये तीनों स्थितियां, तेज हवा आना, आंधी आना, तेज रोशनी आना, और तीनों स्थितियों में हमारी आंखों का, पलकों का बंद हो जाना, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है। हम चाहें या ना चाहें फिर भी ऑटोमेटिकली हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में ऐसा है, आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं। इसे कहा जाता है अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया क्या होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जहां हम चाहते हैं और हमारी इच्छा से किसी कार्य को करते हैं। जैसे आंख में कुछ गिर गया, अब हम गिर गया इसलिए आंख को बंद रखते हैं या फिर खोलते हैं, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। हमें दवाई डालनी है, आंख को खोल के दवाई डालते हैं। तो ये जो होता है ये ऐच्छिक क्रिया होती है। दो तरह की क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। स्किनर कहते हैं कि हम जब व्यवहार में होते हैं तो व्यवहार में कई सारी जो अनुक्रियाएं होती हैं वो हमारी अनैच्छिक होती हैं। हम चाहें या ना चाहें फिर भी वो होती रहती हैं। साथ ही कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, जो हमारी इच्छा के द्वारा हम करते हैं, हमारी मर्जी के द्वारा हम करते हैं। जब हमारी इच्छा से कोई अनुक्रिया कर रहे होते हैं, उस अनुक्रिया का परिणाम, उस अनुक्रिया का रिजल्ट अगर सकारात्मक होता है, हम चाहते हैं वैसे हो जाता है, तो वह अनुक्रिया कहलाती है वांछित अनुक्रिया। और उस वांछित अनुक्रिया का जो परिणाम आया वो क्योंकि हमारे अनुसार है, तो हम उस क्रिया की फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से परिणाम हमारे अनुकूल आया। इसी चीज को पीछे एक सिद्धांत हमने पढ़ा था, वहां पढ़ा था हमने प्रभाव और परिणाम का नियम। आप याद कीजिए थॉर्नडाइक के गौण नियमों को, जहां प्रभाव और परिणाम के नियम की हमने बात की थी। प्रभाव और परिणाम का जो मुख्य नियम है वह नियम क्या कहता है दोस्तों, कि जब भी किसी अनुक्रिया का परिणाम, किसी कार्य की सफलता हमारे पक्ष में आती है तो हम उसको दोबारा करते हैं। इसको हम पुनर्बलन भी कहते हैं। इसी पर आधारित हमारा स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर क्या कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने वातावरण के साथ विभिन्न अनुक्रियाएं कर रहा होता है, इन अनुक्रियाओं के दौरान जिस अनुक्रिया का परिणाम उसके अनुरूप आ जाता है, जो अनुक्रिया उसके अनुसार वांछित हो जाती है, उससे उसको पुनर्बलन मिलता है और वह अनुक्रिया फिर से आगे बढ़ती है, अर्थात उस काम की पुनरावृत्ति होती है। और इससे उन्होंने सिद्धांत बनाया अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। तो दोस्तों, समझते हैं अनुक्रिया उद्दीपक के सिद्धांत को, रेस्पॉन्स स्टिमुलस के सिद्धांत को। आप देख रहे हैं स्किनर को, ये स्किनर हैं जिन्होंने अपने प्रयोग को एक चूहे के साथ किया था, स्किनर बॉक्स में किया था, जिसको हम बार क्रॉसिंग ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं हमारे BF स्किनर, विलियम फ्रेडरिक स्किनर। दोस्तों, अनुक्रिया के साथ स्किनर ने सिद्धांत दिया, उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत।
कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। दो चीजें हैं। अनुबंधन तो कौन सा, जो पीछे हमने पढ़ा था पावलोव के साथ, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग किसके द्वारा हो रही है? कंडीशनिंग हो रही है क्रिया प्रसूत के साथ। देखो, क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है, ऑपरेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी क्रियाएं, ऐसा कार्य जो स्वैच्छिक होता है, हम हमारी इच्छा से करते हैं, बिना उद्दीपक के जो कार्य होता है, वह कार्य, वह व्यवहार, वह अनुक्रिया कहलाती है क्रिया प्रसूत। और जब उस अनुक्रिया से कंडीशनिंग होने लगती हैं तो वह कहलाती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो यहां पर इस सिद्धांत में क्या कहते हैं स्किनर, कि हम हमारी स्वेच्छा से कई अनुक्रियाएं करते हैं और उन अनुक्रियाओं के परिणाम जब हमारे अनुकूल आते हैं तो उन अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, जिससे हम सीखते हैं, जिससे बालक सीखता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसी का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। देखिए, नैमित्तिक का मतलब होता है निमित्त। नैमित्तिक बना है दोस्तों निमित्त से। किससे बना है? निमित्त से बना है। निमित्त का दूसरा नाम होता है साधन, और साधन को हम साधनात्मक भी कहते हैं। तो देखो, साधन का अर्थ, साधनात्मक का अर्थ यहां पर क्या हो गया? किसी भी सीखने के लिए जो चीज साधन का काम करती है वह कहलाता है सीखने के लिए साधन या सीखने के लिए निमित्त। तो निमित्त से बना है नैमित्तिक। तो सीखने में जो निमित्त है, सीखने में जो साधन है, वह कहलाता है नैमित्तिक या साधनात्मक। तो जो चीज हमारे सीखने में साधन का काम कर रही है, जो चीज हमारे सीखने के लिए निमित्त का काम कर रही है, उससे हम सीखते हैं, तो वह अधिगम सिद्धांत कहलाता है नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत या फिर साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अब यहां पर निमित्त क्या है, साधन क्या है? यहां पर निमित्त और साधन है दोस्तों अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया। रेस्पॉन्सेस, रेस्पॉन्सेज यहां पर निमित्त है सीखने का, रेस्पॉन्स ही यहां पर निमित्त है, रेस्पॉन्स ही यहां पर साधन है अधिगम का। इसीलिए इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। टू बी क्लियर, दोनों नाम। तीसरे नाम पे आते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है? अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। अभी रिसेंटली मैंने समझा दिया ये चीज तो आपको। क्या है? सबसे पहले अनुक्रियाएं हैं, रेस्पॉन्सेज हैं। ये रेस्पॉन्सेज आगे चल के स्टिमुलस बन जाते हैं, इसीलिए रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। अनुक्रिया ही उद्दीपन बन जाती हैं। कब? जब हमने अनुक्रियाएं की, परिणाम हमारे अनुसार वांछित आए, तो उस परिणाम से हम पुनर्बलित हुए और पुनर्बलित होकर हमने फिर काम किया, तो फिर आगे जो काम किया उसके लिए उद्दीपक कौन बन गया? उसका उद्दीपक हो गया अनुक्रिया। कौन सी अनुक्रिया? जो पहले हुई थी, जो सही अनुक्रिया थी, जो वांछित अनुक्रिया थी। इसीलिए इसको कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या फिर अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। आरएस थ्योरी भी इसको कहा जाता है। यहां से हमने आर ले लिया, यहां से एस ले लिया, तो क्या कहलाएगी? आरएस थ्योरी भी इसको दोस्तों कहा जाता है। आगे चले, अगला नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय का मतलब हो गया जहां पहले क्रियाएं होती हैं, जहां पर हम एक्टिविटी करते हैं, जो क्रिया के साथ जुड़ा होता है वह अधिगम। तो सक्रिय अनुबंधन, पहले क्रियाएं होंगी, उद्दीपक चाहे ज्ञात हो या ज्ञात नहीं हो, मिले या नहीं मिले, उद्दीपक से कोई लेना देना नहीं है। यहां स्वैच्छिक अनुक्रियाएं पहले होती हैं, अनुक्रियाएं पहले होती हैं, इसीलिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का मतलब भी क्या हो गया? पहले कार्य होता है, हम कार्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। कार्य का मतलब क्रियाएं, अनुक्रियाएं, रेस्पॉन्सेस। तो पहले कार्य होता है, पहले रेस्पॉन्सेस होते हैं, पहले क्रियाएं होती हैं, इसीलिए कार्यात्मक प्रतिबद्धता। किसके प्रति प्रतिबद्ध हैं? कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। किसके प्रति प्रतिबद्धता है? एक्टिविटी के प्रति, रेस्पॉन्सेस के प्रति, सक्रियता के प्रति, क्रियाओं के प्रति। तो दोस्तों, इन 4-5 नामों से हम इस सिद्धांत को जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं पूरी थ्योरी को। ये थ्योरी किस पर डिपेंड है दोस्तों? ये थ्योरी डिपेंड है क्रियाओं पर।
सीखने के लिए इन्होंने किसको महत्व दिया है? रेस्पॉन्सेस को, अनुक्रियाओं को महत्व दिया है। ये हमारे अधिगम सिद्धांतों की तीसरी थ्योरी है। एक बार तीनों को साथ में समझते हैं। पहली थ्योरी में क्या समझा था हमने? पहली थ्योरी में हमने समझा था कि सीखने के लिए अनुबंधन जिम्मेदार होता है, अनुबंधन ही सीखने का मुख्य कारण होता है। कौन बोलते हैं ऐसा बोलो? पावलोव बोलते हैं। दूसरी थ्योरी में क्या समझा था कि उद्दीपक अधिगम के लिए जिम्मेदार होता है, उद्दीपक से अनुक्रियाएं होती हैं। तो सीखने के लिए कौन जिम्मेदार? उद्दीपक जिम्मेदार। किसने बोला? थॉर्नडाइक ने बोला। अब ये तीसरा थ्योरी है। तीसरी थ्योरी में स्किनर बोलते हैं क्या? कि सीखने के लिए अनुक्रियाएं होनी चाहिए, क्रियाएं होनी चाहिए, रेस्पॉन्सेज होनी चाहिए। तो तीनों ही सिद्धांतों में सीखने के लिए तीन अलग अलग चीजों को जिम्मेदार माना है। पहले में अनुबंधन को, दूसरे में उद्दीपक को और तीसरे में अनुक्रियाओं को। टू बी क्लियर, क्योंकि अनुक्रियाएं पहले हैं इसीलिए इसको हम कहते हैं सक्रिय, क्योंकि कार्य पहले इसलिए कार्यात्मक, अनुक्रिया उद्दीपक बनती है इसीलिए नैमित्तिक, यहां पर अनुक्रिया निमित्त होती है सीखने के लिए, और क्रिया प्रसूत क्योंकि क्रियाएं होती हैं हमारी स्वैच्छिक, ऑपरेंट, इसीलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। जो स्किनर हमारे ये अमेरिका के रहने वाले हैं। 1938 में 1938 में इन्होंने एक किताब लिखी थी और दोस्तों किताब का नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद रखिए जब हम व्यवहारवाद की बात कर रहे थे पीछे, तो व्यवहारवाद के जनक हमने कहा था वाटसन को, और सक्रिय व्यवहारवाद की बात करते हैं हमारे स्किनर। ये सक्रिय व्यवहारवादी हैं, आधुनिक व्यवहारवादी हैं स्किनर। स्किनर ने भी व्यवहारवाद का समर्थन किया है और व्यवहारवादियों का एक कहना ही क्या है? पहले क्रियाएं करो, पहले क्रियाएं होनी चाहिए। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक में 1938 में स्किनर ने अपनी थ्योरी को दिया। उस थ्योरी में स्किनर ने क्या किया? उस थ्योरी में स्किनर ने कहा कि व्यक्ति जो अनुक्रियाएं करते हैं वो स्वैच्छिक होती हैं। स्वैच्छिक अनुक्रियाओं के द्वारा जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार में से जो वांछित अनुक्रियाएं होती हैं, उन व्यवहारों की, उन अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती हैं। और वह क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पुनर्बलन मिलता है। और इसी को ही हमने क्या कह दिया दोस्तों? इसी को हमने कह दिया अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। एक बार देखते हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक B.F. ब्यूरम फ्रेडरिक स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म कब? 1938 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अनुक्रिया उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत ऐच्छिक व्यवहार के अधिगम को स्पष्ट करता है। याद रखना है किसको? ऐच्छिक व्यवहार के अधिगम को। हम स्वेच्छा से व्यवहार कर रहे हैं, ना तो व्यवहार करने के लिए उद्दीपक यहां पर हैं और ना ही व्यवहार करने के लिए अनुबंधन यहां पर है। स्वेच्छा से व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार करने के लिए दूसरी कोई दबाव, प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है। ऐच्छिक अनुक्रियाएं प्राणी द्वारा अपने वातावरण में सक्रिय होने पर होती हैं। बहुत कॉमन सी बात है, हम जब भी वातावरण में होते हैं तो कोई ना कोई अनुक्रियाएं हमारी स्वेच्छा से होती रहती हैं और प्राणी के नियंत्रण में रहती हैं, क्योंकि हम स्वेच्छा से करते हैं, हमारे नियंत्रण में है। जैसे मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, ये मेरी स्वेच्छा है। मैं चाहूं तो लिखूं, चाहूं तो नहीं लिखूं, चाहूं तो बोलूं, चाहूं तो नहीं बोलूं, ये मेरी स्वैच्छिक अनुक्रियाएं हैं, तो मेरे नियंत्रण में है। मैं आपके साथ इस सीखने सिखाने के वातावरण में हूं, इसलिए अनुक्रियाएं मेरी आपके साथ हो रही हैं। तो स्वैच्छिक अनुक्रिया है, वातावरण में सक्रियता होने पर होती हैं और ये प्राणी के नियंत्रण में होती हैं। आगे चलें। स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत कहा। क्या कहा? ऑपरेंट। क्यों कहा ऑपरेंट? क्योंकि व्यक्ति के स्वयं के द्वारा ऑपरेट होती हैं, स्वयं का नियंत्रण होता है, अपने खुद के कंट्रोल में होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, इसलिए इन क्रियाओं को स्किनर ने कहा क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट। याद रहेगा क्रिया प्रसूत का मतलब क्या है? कई बार पूछा गया है। ऑपरेंट का मीन, ऑपरेंट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन होता है जहां पर अगर हमें क्रिया प्रसूत का अर्थ पता हो, ऑपरेंट का मीनिंग पता हो, तो आसानी से हम आंसर कर सकते हैं। तो ऑपरेंट का मतलब क्या हो गया? क्रिया प्रसूत का मतलब क्या हो गया? हम स्वेच्छा से जो क्रियाएं करते हैं, जो क्रियाएं करना हमारे हाथ में होती हैं, जिनको हम खुद ऑपरेट करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट या फिर स्वैच्छिक क्रियाएं। और इनके साथ जब अनुबंधन हो जाता है, इनके द्वारा अनुबंधन हो जाता है, तो वह कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती है। आगे चले दोस्तों। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए जिस बॉक्स का प्रयोग किया, उस बॉक्स का नाम है बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स।
क्या है दोस्तों? बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स। देखो बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स का मतलब क्या है उसको समझते हैं। बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स, देखिए बार का मतलब था छड़, एक छड़ को, लीवर को, डंडे को कहते हैं बार। तो बार के दबने से, प्रेसिंग होता है दबना, ऑपरेट होने वाला मतलब छड़ के दबने से ऑपरेट होने वाला एक बॉक्स, तो बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स याद रहेगा, बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स। पीछे जो था आपका थोंडाइक वाला, उसका नाम क्या था? पजल बॉक्स था, है ना, पजल बॉक्स था, उलझन पेटी का था। इसके बॉक्स का नाम क्या है? बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स। इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? स्किनर बॉक्स भी इसको कहा जाता है, स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स भी इसी बॉक्स को कहा जाता है दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया? एक भूखे चूहे को बंद किया, किसमें? बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स में या फिर स्किनर बॉक्स में। उसमें एक चूहे ने क्या करा? उछल कूद रूपी अनुक्रियाएं की। अब क्यों की उछल कूद रूपी अनुक्रियाएं? क्योंकि भूखा था बेचारा। अब भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना चूहा। तो चूहे ने भूख के मारे क्या करा? विभिन्न अनुक्रियाएं की, उछल कूद करनी शुरू की। ये उछल कूद जो कर रहा है, विभिन्न अनुक्रियाएं जो कर रहा है, ये इसकी स्वेच्छा से हो रही है। याद रखना, यहां कोई उद्दीपक उसके सामने नहीं है। पीछे बिल्ली ने भी अनुक्रियाएं की थी, लेकिन बिल्ली के सामने भोजन था, उसको देखकर अनुक्रियाएं की थी। यहां चूहा भी अनुक्रियाएं कर रहा है, लेकिन इसके सामने भोजन नहीं है, इसलिए स्वैच्छिक है, इसीलिए ऑपरेंट है, क्रिया प्रसूत है। ठीक है, उसके द्वारा की जाने वाली उछल कूद को हमने क्या कह दिया? स्वैच्छिक क्रियाएं कह दिया। इन क्रियाओं को वह बार बार करता है, बार बार करता है, उसकी इच्छा है, बार बार करेगा। जब बार बार अनुक्रियाएं कर रहा है तो संयोग से उसका पैर किस पे लगता है दोस्तों? लीवर पे लग जाता है। और ज्यों ही पैर से उसका लीवर दबता है, चूहे को भोजन की प्राप्ति होती है। और यह भोजन यहां पर क्या है? पुनर्बलन है। यह भोजन यहां पर रीइंफोर्समेंट है। क्या है दोस्तों? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का काम करता है भोजन। कैसे मिला? उसके द्वारा विभिन्न अनुक्रियाएं करने के दौरान जब उसका पैर लीवर पर गया तब उसको मिला। यह अनुक्रिया द्वारा भोजन अर्थात उद्दीपक प्राप्त करना सीखता है। एक बार देखते हैं फिर से। यह आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स। कौन सा? स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में चूहा आपको दिखाई दे रहा है। चूहे के सामने ये जो है, ये है लीवर। इस पर पैर रखने से क्या होता है? चूहे को भोजन मिलता है। यहाँ भोजन का पात्र है, यहाँ से भोजन इसको यहाँ पर आता है, और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, यहाँ पर भोजन आकर गिरता है। चूहा क्योंकि भूखा है, भूखे मारे परेशान है, तो विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, उछल कूद करता है, यहाँ वहाँ सब जगह उछल कूद करता है। उछल कूद करते करते क्या होता है? इस लीवर पर चूहे का पैर जाता है। जो ही चूहे का पैर लीवर पर गया, चूहे को यहाँ पर भोजन मिला। भोजन दिखते ही चूहे को लॉटरी लग गई, बल्ले बल्ले मजा आ गया। और अब चूहे को एक बात समझ में आ गई कि मुझे उछल कूद करने से भोजन मिलता है। तो जो स्वैच्छिक अनुक्रियाएं कर रहा था उनको और करने लगता है। पहले तो ऐसे ही कर रहा था, लेकिन अब उसके समझ में आ गया उछल कूद करने से भोजन मिलता है। तो शुरू में जो इसको यहां पर भोजन मिला, ये तो क्या था? पुनर्बलन था, रीइंफोर्समेंट था। अब इस रीइंफोर्समेंट से इसके द्वारा जो उछल कूद रूपी अनुक्रियाएं हुई, उनकी पुनरावृत्ति होने लगी। क्या होने लगी? पुनरावृत्ति होने लगी। अब इसको और भोजन चाहिए तो उछल कूद करने लगा। और ऐसा करते करते चूहे की एक बात समझ में आ गई कि यहां कहीं पैर रखने से भोजन की प्राप्ति होती है। अब उसने 2, 3, 4, 5, 6 बार प्रयास किया और अंत में चूहे ने सीख लिया क्या? कि ये लीवर है जिसको दबाने से भोजन प्राप्त होता है। अब इसको भोजन प्राप्त करने के लिए ज्यादा अनुक्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं थी, ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सीधा वो इसको दबाता, भोजन प्राप्त कर लेता, दबाता, भोजन प्राप्त कर लेता। इस प्रकार विभिन्न अनुक्रियाओं के द्वारा इसने उद्दीपक को प्राप्त करना सीख लिया, भोजन को प्राप्त करना सीख लिया। जब इसने सीख लिया, एक कंडीशनिंग बन गई, एक बॉन्ड बन गया, एक साहचर्य बन गया, एसोसिएशन बन गया। किस किस के बीच एसोसिएशन बन गया? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच साहचर्य बन गया। इस प्रकार यहां से देखो, चूहा अनुक्रिया द्वारा भोजन उद्दीपक प्राप्त करना सीखता है। शुरू में जब मिला था तो यह भोजन पुनर्बलन था, पुनर्बलन था, क्योंकि इसको नहीं पता था कि मुझे यहां पैर रखने से भोजन मिलने वाला है। तो अच्छा लगा, पुनर्बलन मिला। लेकिन बार बार जब सीख लिया, अब इसके समझ में आ गया कि इसको दबाने से भोजन मिलता है, दबाने से भोजन मिलता है। इस प्रकार इस तरह की थ्योरी को स्किनर ने कहा अनुक्रिया उद्दीपक की। अब ये अनुक्रिया उद्दीपक के रूप में काम कर रही है। दोस्तों एक बार व्यवहार में समझो,
आपने देखा होगा हम अपने घरों में इस तरह के प्रोसेस से कई बार चीजों को सीखते हैं। अगर हम करंट की बात करें तो वर्तमान में जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को मोबाइल चलाना आता है। जितने फंक्शन आपको मुझे नहीं आते उससे ज्यादा फंक्शन हमारे घर के छोटे बच्चों को मोबाइल के बारे में आता है। कैसे सीखा उन्होंने, बताओ? मोबाइल के फंक्शन को सीखने के लिए क्या आपने उनको सिखाया बिठाकर? कोई किताबें पढ़ने को दी, कोई थ्योरी उन्होंने सीखी, या कहीं से टीवी में देख के सीखा, यूट्यूब देख के सीखा? जी नहीं। उन्होंने मोबाइल के फंक्शन को सीखने के लिए स्वैच्छिक अनुक्रियाएं की। जब उनको सबसे पहले मोबाइल चालू करना था तो मोबाइल को हाथ में लिया और उसको दाएं बाएं हर कहीं दबाते रहे। जब गलती से संयोग से उनका हाथ रेड वाले स्विच पे गया तो मोबाइल चालू हो गया। यह देखा, वाह मजा आ गया। अब उन्होंने फिर दोबारा कोशिश की। ऐसे 5, 6, 7 बार करने के बाद अब वो बार बार प्रयास नहीं करते हैं, सीधे रेड वाले स्विच को दबाते हैं और मोबाइल चालू हो जाता है। यह हुआ अनुक्रियाओं के द्वारा अनुबंधन हो जाना, अनुक्रियाओं के द्वारा उद्दीपक की प्राप्ति हो जाना। सेम सिचुएशन चूहे के साथ है। और देखो आप, जब घर में टीवी का रिमोट बच्चे के हाथ में सबसे पहले आता है तो कोई उसको ये नहीं कहता कि ये चालू करने का है, ये बंद करने का है, ये आवाज बढ़ाने घटाने का है, ये चैनल बदलने का है। धीरे धीरे बच्चा रिमोट के साथ शैतानी करता रहता है। रिमोट को कभी किसको दबाएगा, कभी किसको दबाएगा, ऐसा करते करते जिस एक बटन से टीवी चल जाता है बच्चा सीख जाता है कि हाँ ये है जिससे टीवी चलता है। इसके बाद वो खुद शैतानी करते करते, अनुक्रिया करते करते वॉल्यूम बढ़ाना सीख जाता है, घटाना सीख जाता है, चैनल बदलना सीख जाता है और आगे चल के इतना परफेक्ट हो जाता है टीवी के चैनल्स बदलने में। उसको पता है कितनी बार पुश करने पे मुझे सिंचेंग देखने को मिलेगा या फिर मिक्की माउस वाले चैनल मुझे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये सब बच्चा कैसे सीख रहा है? ये सब सीखने के दौरान स्किनर का अनुक्रिया सिद्धांत काम करता है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत काम करता है। दोस्तों ये दैनिक जीवन में लगातार सब चलता रहता है। आप और हम भी जब चीजों को सीखते हैं तो शुरू में हर चीज किसी का अनुकरण करके नहीं सीखते, विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं, अनुक्रियाओं के द्वारा हम चीजों को सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम स्वेच्छा से कई अनुक्रियाएं करके जब चीजों को सीख जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। 1938 में स्किनर ने प्रयोग किए थे चूहों के साथ। ऐसे ही प्रयोग 1943 में कबूतरों के साथ भी स्किनर ने किए। और कबूतरों के साथ जब प्रयोग किए तो उन्होंने यहां भी कबूतरों के साथ में कुछ प्रोसेस की और जिससे उन्होंने सिद्ध किया कि स्वैच्छिक अनुक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम अगर सकारात्मक होते हैं तो उनकी पुनरावृत्ति होती है। दोस्तों इस प्रकार चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करते हुए स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने इस सिद्धांत में कहा कि चाहे उद्दीपक ज्ञात हो या अज्ञात हो, हमें उनका पता हो या नहीं हो, प्राणी फिर भी विभिन्न अनुक्रियाएं करता है और यह अनुक्रियाएं करते करते उसको उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती हैं। तो पहले क्या हुई? पहले हुई अनुक्रियाएं, पहले हुए रेस्पॉन्सेज हुए और इन रेस्पॉन्सेज से उसको क्या मिल गया? स्टिमुलस मिल गया। ऐसा किसने कहा? स्किनर ने कहा। जबकि इससे पहले एक बात कही थी थॉर्नडाइक ने। क्या कहा था? कि पहले स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस से रेस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो थॉर्नडाइक थे, कौन थे? थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने कहा कि स्टिमुलस से रेस्पॉन्स बनता है। इसी चीज को इन्होंने उल्टा कर दिया। किसने उल्टा कर दिया? स्किनर ने उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया? कि भाई उद्दीपक ही जरूरी नहीं है अनुक्रिया करने के लिए, हम जीवन में स्वेच्छा से भी अनुक्रियाएं करते हैं। तो जो स्टिमुलस पहले था वो चला गया आगे, जो अनुक्रिया पहले बाद में थी वो आ गई पहले। तो इसको उल्टा कर दिया किसने? स्किनर ने। एक बार देखते हैं। इन दोनों प्रयोगों के द्वारा स्किनर ने यह प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपक चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो, सर्वप्रथम अनुक्रिया करनी होती है। क्या करनी होती है? अनुक्रिया करनी होती है। इस प्रकार थॉर्नडाइक के SR सिद्धांत को, स्टिमुलस रेस्पॉन्स सिद्धांत को किसमें चेंज कर दिया? RS रेस्पॉन्स स्टिमुलस सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया। किसने? स्किनर ने। जब उसने कबूतरों पर प्रयोग किए थे तो इस तरह का बॉक्स था कबूतरों के साथ, जहां पर उसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को स्पष्ट किया था। दोस्तों तो ये हुआ हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत।
मूल बात क्या है? मूल बात बस एक ही है कि यहाँ पर सीखने के लिए अनुक्रियाएं जिम्मेदार हैं। सीखने के लिए अनुक्रियाओं को महत्व दिया जाता है। सीखने के लिए पहले स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनमें से जो क्रिया हमारे अनुकूल होती हैं, जिस क्रिया का परिणाम हमारे अपने पक्ष में आता है, हम उस कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं और इस प्रकार लगातार अधिगम आगे चलता रहता है। ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। यही इस सिद्धांत का मूल भाव है दोस्तों। इसी सिद्धांत में आगे चलते हैं कि अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। किसको? अनुक्रिया के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को। रेस्पॉन्सेस के द्वारा जो लर्निंग की प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? इन प्रभावित करने वाले कारकों में पहला आता है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने में। देखो, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, हम इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। पहले पुनर्बलन को समझते हैं। देखो, पुनर्बलन जो है ये दो चीजों से मिलता है, एक पुनः और एक बल। ठीक, तो किसी चीज में जो पहले से चल रही है, फोर्स जो है, पहले कोई चीज जो पहले से गति में है, हम उस पर दोबारा बल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दोबारा बल दे रहे हैं। किसी चीज को रीइंफोर्स, दोबारा उसको इन्फोर्स कर रहे हैं, तो यह कहलाता है पुनर्बलन या फिर रीइंफोर्समेंट। देखो, मान लीजिए एक रिक्शा जा रहा है और रिक्शे में दो मोटी मोटी महिलाएं बैठी हुई हैं। जरूरी नहीं महिलाएं हो, मोटे पुरुष भी हो सकते हैं। दो मोटे मोटे प्राणी बैठे हुए हैं और रिक्शे वाला चला रहा है, बड़ा पसीना पसीना हो रहा है, थोड़ी चढ़ाई आ गई। अब जो ही चढ़ाई आई तो वो रिक्शा चल नहीं पा रहा, बड़ा मुश्किल हो रहा, पूरा जोर लगा रहा है। उसी समय आप जैसे नेक दिल युवा वहां से निकल रहे हैं और दो दोस्तों ने उसको पीछे से धक्का लगा दिया, थोड़ी मदद कर दी रिक्शे वाले की। जो ही थोड़ा धक्का लगाया, वो जो चढ़ाई थी वो पूरी हो गई और आगे रिक्शे वाला आराम से उनको लेकर चला गया। अब यहां पर देखो क्या हुआ, मैं रीइंफोर्समेंट समझा रहा हूं आपको। रिक्शा जो है उसको पहले से बल दिया जा रहा था, किसके द्वारा? उसके चालक के द्वारा। लेकिन वह बल जो काम कर रहा था, उसके साथ आपने आपका बल भी शामिल कर दिया। आपने दोबारा से उसको बल दिया, पुनर्बलन। पहले से बलित है, पहले से बल में है, पहले से गति में है, लेकिन आपने और बल दे दिया, पुनर्बलन, रीइंफोर्स, आपने फिर से फोर्स दे दिया। ऐसा करने से जो प्रक्रिया थी, जो अनुक्रिया थी, रेस्पॉन्स थी, उसमें क्या बदलाव आ गया? उसकी गति बढ़ गई। रिक्शा जो चल रहा था उसकी गति बढ़ गई और गति बढ़ने से वह कार्य जल्दी से पूरा हो गया। तो पुनर्बलन का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई कारक जो किसी कार्य को वांछित परिणाम की ओर लेकर जाती हैं, उसकी गति को बढ़ा देती हैं, उसको आगे और सकारात्मक लेके जाती हैं, उसे कहते हैं पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। जैसे बच्चा सीख रहा है, स्वेच्छा से सीख रहा है, बहुत बढ़िया सीख रहा है, बहुत अच्छा आप चाहते हैं वैसे ही पढ़ रहा है। पढ़ने के दौरान आपने कहा वेरी गुड बेटा, शाबाश, कितना बढ़िया पढ़ रहा है। जो ही आपने ये कहा, अब ऐसा कहने से बच्चे के सीखने की गति बढ़ जाती है, बच्चे की वांछित अनुक्रियाएं बढ़ जाती हैं। तो यह आपके शब्द यहां पर क्या है? आपके शब्द यहां पर है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों ये कहलाता है पुनर्बलन। दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में हम लगातार पुनर्बलन को महत्व देते रहते हैं। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने के दौरान किसी बच्चे ने कहा सर आप जो पढ़ाते हैं ना तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा समझ में आता है। बस बच्चे की ये बात आपके लिए क्या काम कर रही है? पुनर्बलन का काम कर रही है, रीइंफोर्समेंट का काम कर रही है। तो दोस्तों रीइंफोर्समेंट उसे कहा जाता है जो वांछित अनुक्रियाओं को बढ़ा देता है, ये कहलाता है पुनर्बलन। पुनर्बलन पर सबसे पहले स्किनर ने काम किया, क्योंकि पूरी थ्योरी ही किस पर आधारित है? पुनर्बलन पे ही आधारित है। अनुक्रिया जो है वो उद्दीपक कब बन रही है? जब उसको पुनर्बलन मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। आइए थोड़ा और समझते हैं। चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुनर्बलन पर विचार प्रतिपादित किया। ध्यान रखना है आपको, पुनर्बलन की थ्योरी जो है वो आगे हल देंगे, लेकिन सबसे पहले रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन को शिक्षा में किसने प्रयुक्त किया? तो दोस्तों आंसर होगा स्किनर। यहां से पूछा जाता है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन क्या है? ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया को घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है, उस वस्तु को, घटना को, चीज को हम कहते हैं पुनर्बलन। दोस्तों स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के।
पुनर्बलन आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। लेकिन स्किनर ने शुरुआत में 4 तरह के बताए। पहला कौन सा? सतत पुनर्बलन। देखिए सतत पुनर्बलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सतत पुनर्बलन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है अनुक्रिया, प्रत्येक अनुक्रिया पर, किस पर? प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलना। अर्थात जैसे बच्चे ने अनुक्रिया की, किसी व्यक्ति ने अनुक्रिया की, हर अनुक्रिया पर अगर उसको पुनर्बलन मिलता है तो उसे कहते हैं सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। दूसरा है अंतराल पुनर्बलन। अंतराल का मतलब होता है किसी अनुक्रिया के करने के बाद नहीं मिले, फिर कुछ समय बाद मिले। तो जहां कुछ गैप्स हो, अंतराल हो, किसमें अंतराल हो? पुनर्बलन मिलने में अंतराल हो, तो उसे कहते हैं अंतराल पुनर्बलन, गैप रीइंफोर्समेंट, इंटरवल रीइंफोर्समेंट। जैसे बच्चे ने कोई काम किया, आपने कहा वेरी गुड शाबाश, हर बार जब भी काम किया हर बार आपने उसको वेरी गुड शाबाश किया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सतत पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन का मतलब क्या हो गया? बच्चे ने काम किया, आपने कभी तो बोला, कभी नहीं बोला, कभी बोला, कभी नहीं बोला, तो ये क्या हो गया? इंटरवल रीइंफोर्समेंट, अंतराल पुनर्बलन। तो दोनों प्रकार के आपने समझे। आगे चलते हैं। तीसरा पुनर्बलन को बोलते हैं अनुपात पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन का मतलब होता है दोस्तों जिस अनुपात में अनुक्रिया हुई उसी अनुपात में पुनर्बलन देना। जिस अनुपात में अनुक्रिया हुई उसी अनुपात में पुनर्बलन देना। जैसे जितना बच्चे ने आंसर लिखा उसी हिसाब से उसको अंक देना। परीक्षा में होते ना, जब कॉपी चेक करते हैं तो वहां अनुपात पुनर्बलन मिलता है, जितना उसने लिखा उतने ही उसको मार्क्स मिल जाते हैं, तो वह कहलाता है अनुपात पुनर्बलन। चौथा है क्रमबद्ध पुनर्बलन। क्रमबद्ध पुनर्बलन में क्या होता है? अनुक्रिया के साथ एक क्रम से उसको पुनर्बलन दिया जाता है। अनुक्रिया के साथ उसको एक क्रम से पुनर्बलन दिया जाता है, इसको कहा जाता है अनुक्रम पुनर्बलन, क्रमबद्ध पुनर्बलन। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के पुनर्बलन हो गए, 4 प्रकार के रीइंफोर्समेंट हो गए जो स्किनर ने प्रतिपादित किए हैं। स्किनर की अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में अनुक्रियाओं के द्वारा सीखने में जो जो कारक भूमिका निभाते हैं उनमें से पहला कारक हमने जाना पुनर्बलन को। दूसरा कारक है दोस्तों पुनर्बलन के प्रकार। तो पुनर्बलन के प्रकार की बात करें तो स्किनर ने जो 4 प्रकार के पुनर्बलन दिए वो तो हैं ही, उसके अलावा पुनर्बलन जो हैं उनमें से एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन। कौन सा दोस्तों? सकारात्मक पुनर्बलन। और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो क्या होता है? जिस पुनर्बलन के देने से वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है वह तो हो गया सकारात्मक। और जिस पुनर्बलन के देने से वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना कम हो जाती है या फिर अनुक्रियाएं बाधित हो जाती हैं उसे कहा जाता है नकारात्मक पुनर्बलन। इसी को हम धनात्मक भी कह सकते हैं, इसको ऋणात्मक भी कह सकते हैं। देखो कैसे, एक बच्चा सीखता है, आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर दिया, आपने कहा वेरी गुड शाबाश बहुत बढ़िया, ये हो गया सकारात्मक पुनर्बलन कि आपके ऐसा कहने से बच्चा कल फिर याद करके आएगा। तो आप चाहते हैं बच्चा याद करके आए, तो आप चाहते हैं ऐसा बच्चा करे तो वांछित अनुक्रिया, आप चाहते हैं वैसा करें तो वो होगी वांछित अनुक्रिया। और आपने चाहा कि बच्चा याद करके आए, बच्चा याद करके आ गया तो यह वांछित अनुक्रिया घटित हो गई। किससे हुई? इसमें सहयोग किसने दिया? आपके सकारात्मक पुनर्बलन ने। अब देखो अगले दिन यही बच्चा जो है, ये बच्चा जब क्वेश्चन आपको सुना रहा है थोड़ी सी गलती हो गई, इससे प्रॉपर नहीं सुना पाया और आपने कहा बेवकूफ, गधा, मूर्ख कहीं का, तुझे कुछ नहीं आता, चल भाग यहां से, 2 मारूंगा मिला के, ऐसे खतरनाक शब्द इसके लिए बोल दिए। अब यहां पर क्या हो गया? ये हो गया फ्रेंड्स आपका नकारात्मक पुनर्बलन। ये भी पुनर्बलन है लेकिन कौन सा है? नकारात्मक है। ये वांछित अनुक्रियाओं के होने को घटा देगा। अब परसों क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या बच्चा याद करके आएगा? जी नहीं।
अब बच्चा याद नहीं करके आएगा। बच्चे ने सोचा कि मैं हमेशा इतना बढ़िया कहता हूं, एक बार छोटी सी गलती क्या हो गई, सर ने मुझे इतना बुरी तरह से डांट दिया, मुझे क्या क्या शब्द कहे। अब ये जो पुनर्बलन था ये नेगेटिव हो गया, बच्चा इससे उल्टा कुंठित होगा और वह आगे कल याद भी नहीं करके आएगा। तो दोस्तों ये होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। अगर सीखने की प्रक्रिया में हम सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो अनुक्रियाओं के द्वारा सीखना बढ़ जाता है, और नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो अनुक्रियाओं के द्वारा सीखना घट जाता है या फिर बाधित हो जाता है। तो इस प्रकार पुनर्बलन के प्रकार जो होते हैं वो भी अनुक्रिया अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, आगे चले। पुनर्बलन की संख्या, गुणवत्ता और मात्रा। पुनर्बलन की संख्या का मतलब होता है कितनी संख्या में पुनर्बलन दिया जाए। मात्रा का मतलब होता है कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में दिया जाए। गुणवत्ता का मतलब होता है किस लेवल का पुनर्बलन दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपने बच्चों का टेस्ट लिया, बच्चों का टेस्ट लेने के दौरान आपने पहले कहा कि जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा मैं उसको इनाम दूंगा, बस इतना कहा, बाकी कुछ भी नहीं कहा। अब जो ही बच्चों के मार्क्स आपने सुनाए, आपने फर्स्ट नंबर वाले बच्चे को पेन दिया, सेकंड वाले को पेंसिल दी और थर्ड वाले को एक इरेजर दे दिया। तो ये क्या हो गई, ये होगी पुनर्बलन की संख्या, कि आपने केवल 3 बच्चों को पुनर्बलन दिए और एक एक पुनर्बलन दिए। इसकी बजाय आप क्या करते हैं, उसी टेस्ट में 10 जनों को देते हैं, 1 से लेकर 10 तक को, जो 1 से लेकर 10 तक स्थान पर आते हैं सभी को पेन दे देते हैं, सभी को पेंसिल दे देते हैं। तो ये क्या हो गई, 10 बच्चों को दिया गया पुनर्बलन हो गया। तो ये हो गई संख्या, किस संख्या में पुनर्बलन दिया जाता है। यह भी प्रभावित करता है अधिगम को। अगर हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिल जाता है, पुनर्बलन की संख्या ज्यादा होती है, तो हर बच्चा उससे पुनर्बलित होगा, सीखने की उसमें लालसा बढ़ेगी और आगे बढ़ेगा। दूसरा होता है गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया, आपने जो पेन दिया वो 2 रुपए का ही था, जो पेंसिल दी वो 1 रुपए की थी, इरेजर तो वो 1 रुपए के 2 आते हैं वो वाले थे। तो गुणवत्ता क्या हो गई, सिंपल हो गई। और इसकी बजाय आपने जो पेन दिया वो 20 रुपए का पेन था, बहुत अच्छा लग्जर वाला, और जो आपने पेंसिल दी वही 5 रुपए की थी, और जो इरेजर था वो भी 3 रुपए का था। तो ये होता है गुणवत्ता, कि आपने जो पुनर्बलन दिया वो किस क्वालिटी का है, किस गुणवत्ता का है। ऐसे ही मात्रा की बात करें कि आपने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, ये मात्रा कहलाती है। तो पुनर्बलन की संख्या, उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा इस प्रक्रिया में, इस सिद्धांत में सीखने को प्रभावित करती हैं। अगर ज्यादा संख्या है, ज्यादा अच्छी मात्रा है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, तो अधिगम भी उसी प्रकार से अच्छा होगा, प्रभावित होगा और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा। अगला है दोस्तों पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन शेड्यूल। अनुसूची का मतलब होता है कि पुनर्बलन जो आप दे रहे हैं उस पुनर्बलन में अनुक्रियाओं के साथ कैसे शेड्यूल किया हुआ है, कि उनकी अनुसूची कैसे हैं, कि आप प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अनुक्रिया के साथ पुनर्बलन दे रहे हैं या बाद में दे रहे हैं, किसी पर देते हैं किसी पर नहीं देते हैं। तो अनुक्रिया के साथ पुनर्बलन को जब हम एक सेट शेड्यूल में लेते हैं उसे कहा जाता है पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची। अगर पुनर्बलन अनुसूची में बहुत अच्छे तरीके से पुनर्बलन को स्थान दिया गया है तो अधिगम की मात्रा बढ़ेगी, अधिगम में बहुत सहायक होगा, वरना प्रभावी हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता है। अगला है दोस्तों विलंबित पुनर्बलन। विलंबित पुनर्बलन का मतलब होता है अनुक्रिया तो हो गई और उसके बाद में कभी पुनर्बलन दिया तो उससे फिर अनुक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो हो चुकी। एक बच्चे ने टेस्ट लिखा, आपने एग्जाम ले लिया उसका, और उस समय तो कॉपी चेक नहीं, कुछ नहीं किया, आपने 2 महीने बाद उसकी कॉपी चेक करी, कहा तेरी वो परीक्षा बहुत बढ़िया थी, तो शायद उस पर कोई फर्क उससे नहीं पड़े। तो अनुक्रिया जब हो रही है उसी दौरान पुनर्बलन दिया जाए तो ठीक है, लेकिन अनुक्रिया के बाद में अगर विलंब से पुनर्बलन दिया जाए तो वह इतना सार्थक नहीं होता जितना सार्थ में दिया जाना सार्थक होता है। इसे कहा जाता है विलंबित पुनर्बलन, डिलेड रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों हमने जाना पुनर्बलन किस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है, सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक को बाइंड ऑफ करते हैं। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं पीछे का, फिर हम पूरी तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। दोस्तों हमने आज जाना स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अनुक्रिया अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में।
अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत क्या कहता है कि सीखने के लिए अनुक्रिया जिम्मेदार होती हैं, रेस्पॉन्सेज जिम्मेदार होते हैं। कौन से रेस्पॉन्सेज, कौन सी अनुक्रियाएं? जो हम स्वेच्छा से करते हैं, जिनके करने के लिए कोई दबाव नहीं होता, कोई उद्दीपक नहीं होता। हम हमारी मर्जी से स्वेच्छा से जिन क्रियाओं को करते हैं उन्हें ऑपरेंट कहा जाता है, उन्हें प्रसूत क्रियाएं कहा जाता है। इन प्रसूत क्रियाओं को करने के दौरान जब हमें पुनर्बनन मिलता है, वांछित अनुक्रियाएं मिलती हैं, परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं, तो हम उसको पुनः पुनः करते हैं। जब उसको बार बार करते हैं तो फिर हम सीख जाते हैं। इस तरह से जो सीखा जाता है उसे कहा जाता है कि अब ये अनुक्रिया क्या बन गई है? उद्दीपक बन गई है, उद्दीपक के रूप में काम करने लगी हैं। बस बहुत सिंपल सी बात है। दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में कई सारी अनुक्रियाएं होती हैं जो हमारी स्वेच्छा से होती हैं और उन्हीं के द्वारा हम सीख जाते हैं। कई बार जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है सबसे पहले, तो अगर मान लो घर में कोई इमीडिएट बड़ा बहन भाई नहीं है लेकिन साइकिल है, तो वो खुद उठा के उसको साइड में करता है, थोड़ा आगे चला के लेके जाता है, फिर किसी के यहाँ वहाँ रखता है, उसके साथ लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। ऐसे करते 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 क्या होता है, 10-5 दिन बाद खुद चलाना सीख जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विभिन्न अनुक्रियाएं हुई, स्वेच्छा से हुई, किसी ने नहीं कहा। ऐसा करते करते बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। तो यहाँ पर अनुक्रियाएं क्या कर रही हैं? अधिगम कर रही हैं। अनुक्रियाएं क्या कर रही हैं? अनुक्रियाएं उद्दीपक का काम कर रही हैं। तो इस प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमें विभिन्न अनुक्रियाएं करने के मौके बच्चों को देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि अनुक्रियाएं करते करते बच्चे खुद सीख जाते हैं, चीज़ों को सामंजस्य बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं किस किस के बीच? अनुक्रिया और उस पर होने वाले परिणाम के बीच। जैसे चूहे ने अनुक्रियाएं की, अनुक्रिया क्या? पंजा मारना, पैर मारना और पैर से लीवर का दबना। तो उसने क्या एसोसिएशन बना लिया कि इस लीवर पर पैर मारने से भोजन बनता है, भोजन की प्राप्ति होती है। तो उसने सीख लिया। ऐसे ही बच्चा जब अनुक्रियाएं करता है, अनुक्रियाएं करते करते जिस अनुक्रिया से वह उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है, अपेक्षित परिणाम उसके आ जाते हैं, उसको वह पुनः पुनः करता है और सीख जाता है। तो दोस्तों, स्किनर का कहना यह है कि हम विभिन्न अनुक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। मिलते हैं इससे अगले वाले सिद्धांत के साथ, जो इसी सिद्धांत का अगला पार्ट है। लेकिन आप अगली क्लास से पहले इस सिद्धांत को व्यवहार में एक बार समझ के देखिएगा। 5, 6, 7 एग्जाम्पल आप लिखिए। एक कॉपी में 3-4 तो मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको बताया साइकिल वाला, टीवी वाला, रिमोट वाला, ठीक है। ये 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। आप खुद 5 एग्जाम्पल आपकी तरफ से लिखिए। कौन से एग्जाम्पल? ऐसे एग्जाम्पल व्यवहार में से लिखिए, ऐसे उदाहरण आप आपके परिवेश में से ढूंढ के लिखिए जहां हम अनुक्रियाओं से सीखते हैं। अगर आपने ये 5 एग्जाम्पल लिख लिए तो मुझे लगता है हमारा ये सिद्धांत पूरी तरह से हमारे संज्ञान में चला जाएगा और फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम परफेक्टली उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।